हेलो एंड वेलकम बैक टू IBTS। दोस्तों, कल तक हमने आर्टिकल्स का थोड़ा बहुत पढ़ा और थोड़ा हमने जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया। आज पॉलिटी की सीरीज में हम पहुंच गए शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। अच्छा, अब हमें ये इतना पता है कि हमारे पास कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर को, तब हमारे पास कितने थे? सिर्फ 8 शेड्यूल थे। हमारे पास सिर्फ 8 शेड्यूल थे, यानी उसके बाद एक 9वां शेड्यूल आया होगा और उसके बाद बाकी सारे शेड्यूल जो है वो हमारे पास आए होंगे। इतनी बात हमें पता है। अच्छा, एक और बात इसमें देखनी जरूरी है कि 1935 के एक्ट में कितने शेड्यूल थे? 10 शेड्यूल्स थे। 1935 का जो एक्ट था उसमें 10 थे। बाद में हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें हमने 8 शेड्यूल रखे और आज हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। इतनी बात हमें पता है। लेकिन शेड्यूल पढ़ने से पहले जो हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, क्यों शेड्यूल्स पढ़ते हैं और शेड्यूल्स को अलग क्यों बनाया गया? जब आर्टिकल्स में हम इतना कुछ लिख ही रहे हैं, हमने इतने सारे पार्ट्स कर दिए हैं, तो फिर हमने शेड्यूल्स क्यों लिखे? शेड्यूल्स को अलग से क्यों बनाए? दोस्तों, जब आप इन शेड्यूल्स को पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअली ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। देखिए, जो आपके आर्टिकल्स और आपके पार्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा सब्सटेंशियल जितना भी आपका नॉलेज था, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो ऑलरेडी दे दी गई हैं। मैंने अगर प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह होगा, उसकी ओथ्स कौन देगा, उसको ओथ कौन दिलवाएगा, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ये सब वहां पे दे दिया गया है। बट जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट की कितनी सैलरी है, कितना उसको डिडक्शन मिलेगा, क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, और उसकी ग्रेचुइटी क्या है, या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, वो हमें आर्टिकल्स के अंदर डालना जरूरी नहीं था। तो इसलिए एक अलग से ऑलमोस्ट एक अलग से लिस्ट बनाई गई, एक टेबुलर फॉर्म ऑफ लिस्ट बनाएगी, जिसे कि शेड्यूल्स बोला जाता है। जैसे ही हम पहला और दूसरा शेड्यूल पढ़ेंगे, मैं आपको ऑफिशियल कॉपी दिखाऊंगा शेड्यूल की, जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। आपको वहां से समझ आ जाएगा कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअली हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए नहीं है। जो हमारा सब्सटेंशियल पार्ट है, जो हमारे 25 पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे इसकी जरूरत नहीं है। इसको और भी आसान करके अगर मैं समझाऊं तो कई बार क्या होता है कि हमारी बुक्स होती हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जैसे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं, तो उनमें कई बार क्या किया जाता है कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और कोई वर्ड के आगे स्टार लगा के उसका मीनिंग नीचे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक पेज है और आपने यहाँ कोई वर्ड पढ़ा और उस वर्ड के ऊपर स्टार लगाया गया, तो यहाँ नीचे स्टार के साथ इस वर्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई होगी जो कि इससे लिंक्ड होगी। जरूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन उस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, बस इतना सही काम है शेड्यूल का भी। शेड्यूल जो है, इट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टन थिंग्स, ताकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक तो ज्यादा बल्कि ना हो जाए, प्लस एक अलग से सेपरेट करके कुछ चीजें जो हमें अलग से देखनी है, तो हमने उन चीजों को शेड्यूल्स में डाला और आज हमारे पास 12 शेड्यूल्स हो गए। अब हमने क्यों जान लिया कि हमें क्यों शेड्यूल पढ़ना है, तो अब हम शेड्यूल पढ़ने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार हम शेड्यूल्स पढ़ लेंगे, वीडियो के एंड में आपको इसका ट्रिक भी मिल जाएगा, जिससे ये शेड्यूल्स आपको आराम से याद हो जाएंगे। जैसे कि हमारा तरीका है, हम एक होलिस्टिक वे से शेड्यूल्स को पढ़ेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो डेवलप हो। ठीक, तो सबसे पहला शेड्यूल हम पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसमें बात की गई है हमारी टेरिटरी की, हमारे यूनियन की। अगर आपको याद हो तो जो हमारा पार्ट 1 है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं, उसमें भी यूनियन और टेरिटरी की बात की गई है। अच्छा, यूनियन और टेरिटरी का डिफरेंस हमने समझ लिया था, तो यहाँ पे क्या बात की जाएगी? अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो जिस चीज का मैं आपको बता रहा था कि क्यों इसको शेड्यूल में डाला गया। अब ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जैसे आंध्र प्रदेश है या इतनी सारी स्टेट्स हैं, इनके बारे में ये जो इंफॉर्मेशन है, स्टेट जो आपकी स्टेट्स हैं और जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट प्लस यूटी दोनों आते हैं। इनका क्या एक्सटेंट ऑफ पावर है और ये किस तरह से वर्क करेंगी, इनकी क्या क्या पावर्स हैं, कहां तक इनकी पावर है, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है, वो सब इस शेड्यूल में बताया गया। और जैसे कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये स्टेट से रिलेटेड है, अलग अलग स्टेट से रिलेटेड है, तो ये हमें जरूरी तो नहीं थी वहां पे डालनी, क्योंकि और ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसीलिए शेड्यूल्स बनाए गए। उसी तरह सेकंड शेड्यूल को भी देखेंगे तो वहां भी आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें अलग से क्यों डाली गई। तो पहले शेड्यूल में हम देखते हैं कि स्टेट्स और यूटीज, उनका टेरिटरी क्या है, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, कहां तक उनकी क्या पावर्स है, वो सब आपके फर्स्ट शेड्यूल में आता है। अब अगर मैं सेकंड शेड्यूल की बात करूं तो सेकंड शेड्यूल में आता है आपका इमोल्यूमेंट्स। अब इमोल्यूमेंट्स होता है आपका एक तरह की पेमेंट। अब इसमें इमोल्यूमेंट्स आता है
आपका अलाउंसेस आते हैं, ये सब कुछ इसमें आता है। मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको जो आपका शेड्यूल है उससे रिलेटेड क्या चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, पे, इस सब की बात हो रही है। तो कौन से लोगों की इसमें इमोल्यूमेंट्स की बात हो रही है? तो अगर मैं बताऊं तो इसमें आप देखिए प्रेसिडेंट की बात हो रही है, आपके वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो इन सब लोगों की बात हो रही है। आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, आपके स्पीकर्स हैं, फिर आपके अगर आपके जो स्पीकर हैं वो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों, फिर आपके चेयरमैन राज्यसभा के, और आपके अगर स्टेट की बात करूं तो स्टेट में जो स्पीकर्स हैं उनकी भी बात यहाँ पे होती है। तो उन सब की पे के रिलेटेड जो है वो सेकंड शेड्यूल में आता है। अब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आप देखिए कि ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आप अभी देख रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली डली होनी जरूरी नहीं थी। मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए इनको शेड्यूल्स में डाला गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड शेड्यूल की तरफ। अच्छा, इसमें एक बात जाननी जो है हमारे लिए जरूरी है कि जो हमारा सेकंड शेड्यूल में, उसमें एक तो है प्रेसिडेंट की, एक तो है आपके पास जो आपका प्रेसिडेंट है उसकी आपके पास अलाउंसेस और पे की बात होती है। एक और की बात होती है प्रेसिडेंट की जो बराबर है आपकी स्टेट में, वो होती है गवर्नर की बात। इसमें कुछ जो लोगों की बात नहीं होती है, इन दो लोगों की बात नहीं होती है पे की, एक वाइस प्रेसिडेंट और एक पीएम। एक वाइस प्रेसिडेंट और एक पीएम। मैंने वो वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा था ताकि आपको वो चीज याद रहे। अब वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी कहाँ मिलती है? वो मिलती है एज अ राज्यसभा का चेयरमैन। ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन। क्योंकि आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिसियो यानी कि डिफॉल्ट चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट को एग्जैक्टली सैलरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। उसको वो सैलरी मिलती है जो कि राज्यसभा के चेयरमैन को मिलती है। ठीक, और पीएम की सैलरी का जिक्र भी यहाँ पे नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शेड्यूल्स में से, एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका कौन से शेड्यूल में क्या आता है, पर जिस तरह से एग्जाम कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं आपको पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके देखूं तो ऐसा पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच पेमेंट और अलाउंसेस, या फिर मैं बात करूं इमोल्यूमेंट, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इमोल्यूमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not mentioned in schedule 2। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको अगर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो एक ऑप्शन मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट दे दिया गया, एक आपको गवर्नर दे दिया गया, एक आपको स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर दे दिया गया। अच्छा, एक ऑप्शन आपको पीएम दे दिया गया। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा कि यार पीएम की तो मेंशन होगी, प्रेसिडेंट की भी मेंशन होगी, गवर्नर की भी मेंशन होगी, पर हो सकता है स्पीकर की मेंशन ना हो। यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। और जो आपके पॉलिटी के जो इजी टॉपिक्स हैं, अगर आप उनमें से क्वेश्चन को गलत करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है राज्यसभा के चेयरमैन की तरह। प्राइम मिनिस्टर की सैलरी जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है शेड्यूल 2 में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पीएम, क्योंकि इट इज नॉट मेंशन्ड। अच्छा, जो नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं दे आर एक्चुअली डिफिकल्ट, क्योंकि उसके लिए आपको चारों स्टेटमेंट्स का कुछ ना कुछ आइडिया होना जरूरी है। और अब इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड शेड्यूल की तरफ। आपका जो थर्ड शेड्यूल है उसमें बात आती है ओथ और एफर्मेशन की, यानी ओथ एंड एफर्मेशन, कि किसको कौन ओथ दिलाएगा और उसकी किस तरह की ओथ होगी। ये सब आपका शेड्यूल आपके शेड्यूल 3 में आ जाता है। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी नहीं थी, इसलिए शेड्यूल में डाला गया। तो इसमें ओथ और एफर्मेशन आती है। किस किस की आती है? आप देखें कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी आती है, फिर आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी आती है, जो स्टेट के मेंबर होते हैं पार्लियामेंट, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उनकी आती है। तो इन सब मेंबर्स की जो है इसमें ओथ आती है। अच्छा, अब किन लोगों की नहीं आती वो समझना जरूरी है। एक, प्रेसिडेंट की नहीं आती, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं आती। हमें सिर्फ वो नहीं समझना है जो बुक में है, हमें वो भी देखना है जो बुक में नहीं है। हमने देखा प्रेसिडेंट की ओथ की बात थर्ड शेड्यूल में नहीं है,
वाइस प्रेसिडेंट की ओथ की बात भी नहीं है आपके थर्ड शेड्यूल में। अच्छा, क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात है इसमें? जी नहीं, ये भी नहीं। अब इसके पीछे एक्चुअली पार्लियामेंट की कन्वेंशन का रीजन है। क्यों? आप देखिए कि जो आपका स्पीकर है, इट इज एक्चुअली अ मेंबर ऑफ द हाउस। जो आपका स्पीकर है वो लोकसभा का मेंबर होता है। तो उसमें क्या है कि जब वो लोकसभा का मेंबर बना है तो ऑलरेडी, ये जो आप देख रहे हैं, लोकसभा का जब वो मेंबर बना है तो उसने ऑलरेडी कुछ ओथ ले ली होगी। तो जब वो स्पीकर बनता है, ठीक, तो उसके पास उसके लिए भी अलग ओथ नहीं होती है स्पीकर बनने के लिए। स्पीकर सिर्फ इलेक्ट होता है एंड इट टेक्स हिज चेयर। तो स्पीकर के लिए अलग ओथ नहीं होती है, ये चीज को ध्यान में रखना है। हालांकि इन सब चीजों को हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में और डिटेल में उसको हम पढ़ेंगे। तो स्पीकर की भी नहीं होती है, डिप्टी स्पीकर की भी नहीं होती है, और पीएम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की भी नहीं होती है। इन बातों को हमने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट शेड्यूल पे। जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है, इट इज क्वाइट सिंपल। इसमें क्या है कि राज्यसभा के लिए जो सीट्स एलोकेट होंगी वो किस तरह से की जाएंगी, वो आपके फोर्थ शेड्यूल में आपको बताया जाता है। इस शेड्यूल में उतना कुछ खास है नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है। अच्छा, जो आपका फिफ्थ शेड्यूल है उसमें बात होती है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स की। अब इस एक्ट में ऐसा कुछ खास है नहीं, बट आपको एक कंटेक्स्ट देने के लिए मैं इस जो आपका शेड्यूल है इसके बारे में कुछ आपको चीजें बता देता हूँ। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ट्राइब्स की बात हो रही है, ना कि ट्राइबल्स की। ट्राइबल है, ट्राइबल और ट्राइब्स में फर्क है। ये एसटी की बात हो रही है यहाँ पे, और ये ट्राइबल है। यहाँ पे जो शेड्यूल एरिया है, यहाँ पे देखिए शेड्यूल कास्ट की बात नहीं हो रही है, शेड्यूल एरियाज की बात हो रही है। तो आपने इन चीजों को ध्यान रखना है कि एक तो जिस एरिया की बात हो रही है वो एरिया कौन सा, शेड्यूल एरिया की बात हो रही है, और ट्राइब्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ट्राइब्स की, ना कि ट्राइबल लोगों की। तो यहाँ पे एक तो शेड्यूल एरिया की और एक एसटी की बात हो रही है, ये हमने ध्यान में रखना है। क्योंकि आपको फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। यहाँ पे ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है और यहाँ पे ट्राइब्स की बात हो रही है, तो इसको आपने सेपरेट करके ही अपने दिमाग में बिठाना है। तो एरिया और ट्राइब्स में इसमें होता क्या है, इस शेड्यूल में कुछ पावर जो है उनके बारे में जिक्र किया गया है। आपका फिफ्थ शेड्यूल है, इस शेड्यूल में कुछ पावर्स का जिक्र किया गया है जो गवर्नर को दी गई है और प्रेसिडेंट को भी दी गई है। अब गवर्नर जो होता है, गवर्नर के पास पावर है कि मान लीजिए एक ऐसा स्टेट है, आप समझ लीजिए कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स में ज्यादातर ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक। तो उसमें से किसी भी स्टेट को आप समझ लीजिए कि वहां का जो गवर्नर है, तो उसके पास पावर है कि कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है, गवर्नर जो है उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को ये बता सकता है, गवर्नर के पास ये पावर है कि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इतनी रिस्ट्रिक्शन के साथ और इतना ही लागू होगा इस शेड्यूल एरिया में। ये पावर गवर्नर के पास है। यानी पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, वो पूरा लागू होगा या थोड़ा लागू होगा या 50% है, कितना लागू होगा, कितने रिस्ट्रिक्शंस के साथ लागू होगा, वो गवर्नर के पास पावर है कि किसी शेड्यूल एरिया के लिए वो ये डिसाइड कर सकता है। वैसे ही अगर कुछ ट्राइबल पीपल हैं जहां पे शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है, तो जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके साथ जो लैंड के कुछ डिस्प्यूट्स हैं या उनकी लैंड को किसी इंडस्ट्री को देना है, तो गवर्नर उसमें कुछ भी प्रोविजंस बना सकता है, ये उसके पास पावर है। तो ये दो चीजें हैं इसमें। प्लस जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास भी पावर्स हैं कि प्रेसिडेंट जो है किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। अब गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी एरिया का शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दें, क्योंकि गवर्नर एक स्टेट में ही होता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी एरिया को, एनी एरिया जो है वो उसको शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है, ये उसके पास पावर होती है। वो उस एरिया को कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। ये सारी पावर्स जो है आपके कौन से शेड्यूल में आती है? फिफ्थ शेड्यूल में आती है। तो हमें पॉलिटी इस तरह से पढ़नी है, सिर्फ ऊपर से नहीं पढ़नी है, उससे कंटेक्स्ट डेवलप नहीं होता ना, आपको मतलब मजा नहीं आएगा उसमें पढ़ने में, सिर्फ रटना पड़ेगा। जो आपकी इसकी ट्रिक है वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। अब आपका सिक्स शेड्यूल आता है। सिक्स जो आपका शेड्यूल है उसमें कुछ ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है, स्पेसिफिक ट्राइबल एरियाज की। आप सोच रहे होंगे मैंने ये AMTM क्या लिखा है। ये AMTM जो है ये आपके लिए ट्रिक है, एक ट्रिक है। ये जो जिन ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है उन ट्राइबल एरियाज को याद करने के लिए एक तो ये है, और इसी की एक सब ट्रिक है। क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार भूल जाते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स इसमें आती हैं, क्योंकि मणिपुर और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें 4 स्टेट्स आती हैं, एक आपकी आती है आसाम, एक आती है आपकी मेघालय, एक आती है आपकी त्रिपुरा और एक आती है आपकी मिजोरम।
4 स्टेट्स इसमें आती हैं। तो इसमें याद रखना है कि मणिपुर वगैरह जो है ये स्टेट इसमें नहीं आती हैं। तो ME और MI, तो इसमें आपको याद रह जाएगा कि एक मेघालय की बात हो रही है और एक मिजोरम की बात हो रही है। तो ये वाली ट्रिक थोड़ी ज्यादा इजी है याद करने के लिए। आप इसको मेतमी की तरह याद कर सकते हैं, या फिर अगर सिंपल याद करना है तो AMTM की तरह भी इसको आप याद कर सकते हैं। A से असम है, T से त्रिपुरा है। तो इन 4 स्टेट के ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा वो आपका 6 शेड्यूल आपको बताता है। ये रहे आपके 6 शेड्यूल। अब इसके बाद हम 6 शेड्यूल और पढ़ेंगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IBTS इंस्टीट्यूट को और करें अपने HAS एंड अलाइड सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अब हमारे पास आता है 7 शेड्यूल। हमने 6 शेड्यूल पढ़ लिए। जो हमारा 7 शेड्यूल है, हमारा 7 शेड्यूल में बताता है कि जो यूनियन और स्टेट के बीच में पावर्स का डिवीजन होगा वो किस तरह से होगा। यानी एसेंशियली जो हमने बात पहले की थी कि यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट की बात यहाँ पे आती है। यहाँ पे UL माने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। आप देखिए कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बन के तैयार हुआ था, उस टाइम पे इस शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट थी उसमें आपके 97 सब्जेक्ट्स थे। यानी 97 चीजें ऐसी थी जिसपे सिर्फ यूनियन ही लॉ बनाएगा। अब एक बात हमें ध्यान में रखनी है समझने के लिए कि जो आपका यूनियन लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंटर स्टेट ट्रेड हो गया, रेलवेज हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें है ना वो आपकी यूनियन ही संभालेगा, जो देश को चलाने के लिए जरूरी है। और जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंस की है उन पे स्टेट लॉ बनाता है, जो कि स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे स्टेट अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम पे 66 सब्जेक्ट्स थे वो आपकी स्टेट लिस्ट में थे। और कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं, क्योंकि ये शेयर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप फंक्शंस होते हैं जिसमें दोनों को कुछ ना कुछ डिसीजन लेने का जो है वो हक चाहिए होता है। कंकरेंट लिस्ट का अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एजुकेशन एक एग्जांपल है कंकरेंट लिस्ट का। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कंकरेंट लिस्ट में इसी तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट और सेंटर दोनों के लिए जरूरी हैं। अब एजुकेशन पे अगर सेंटर ही लॉ बनाएगा तो हर स्टेट के हिसाब से वो फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि साउथ की जो स्टेट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, नॉर्थ की स्टेट्स की रिक्वायरमेंट अलग है। तो इसलिए स्टेट के पास भी हक है एजुकेशन को लेके कुछ लॉज बनाने का। ठीक। और एक और बात जो हमारा इस लिस्ट की वजह से क्या था कि जब हमारे एग्रीकल्चर लॉज आए थे थोड़ा 1-2 साल पहले, तो उस टाइम पे बहुत बवाल हुआ था कि एग्रीकल्चर एक्चुअली स्टेट लिस्ट में है। जो आपका एग्रीकल्चर है ये आपका स्टेट लिस्ट में है। यानी स्टेट लिस्ट पे यूनियन तब तक लॉ नहीं बना सकता जब तक राज्यसभा जो है वो एक स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करे कि आप स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकते हैं। और राज्यसभा में इस तरह के बिल पास करवाना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है। वहां पे एक ही पार्टी नहीं होती, वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसलिए राज्यसभा में इस तरह के बिल तभी पास होते हैं जब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जब बहुत इंपॉर्टेंट हो स्टेट के किसी लिस्ट पे लॉ बनाना। तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर वैसे तो स्टेट लिस्ट में है, पर फिर सरकार ने इस पे लॉ कैसे बना दिया। तो मेन बात यह है कि एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट में है, लेकिन जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो स्टेट लिस्ट में नहीं है। तो हमने लॉ बनाया था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पे, ना कि एग्रीकल्चर पे। तो ये थी वहां भी मेन बात, उनका मेन कंफ्यूजन ये था। तो हमने देखा कि शुरुआत में तो इतने लॉज थे। अगर आप आज की बात करें तो आज जो यूनियन लिस्ट है उसमें 98 लॉज है। अगर आप स्टेट लिस्ट की बात करेंगे तो 66 से कम होकर उसमें 59 रह गए। और कंकरेंट लिस्ट की बात करेंगे तो उसमें 52 हो गए, 47 से बढ़ के 52 हो गए। तो इन 3 चीजों से एक बात तो समझ आ रही है कि जो यूनियन है उसकी पावर्स बढ़ती रही है लगातार, जैसा कि हमने देखा था इंडिया इज अ फेडरेशन विद यूनिटरी बायस। और स्टेट की जो पावर्स हैं, स्टेट के पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है उस पर हल्का सा फर्क पड़ा है अगर हम तब की और अब की बात करें, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट्स ही कम हो गए जिनके ऊपर आप लॉ बना सकते हो। और कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट बढ़ गए, तो यहीं से उठा के स्टेट लिस्ट से उठा के ही कंकरेंट लिस्ट में डाले गए होंगे, क्योंकि यूनियन अपने लॉ उठा के क्यों डालेगा कंकरेंट लिस्ट में। 42nd अमेंडमेंट जो थी उसमें भी कुछ लॉज पास किए गए थे आपकी स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में, उसको हम आगे पढ़ लेंगे कभी। ठीक। तो ये सब जो है ये आपका 7 शेड्यूल में आता है, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की जाती है। अब जो हमारा 8th शेड्यूल है,
एट शेड्यूल जो है हमारा, इट इज अबाउट द लैंग्वेजेस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जिन भी शेड्यूल्स हैं उनका सब्जेक्ट मैटर जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ कीवर्ड लिखा है जो आपको याद करने में आसान हो। सब्जेक्ट मैटर जो है आपको एग्जैक्ट ही पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पे वो लैंग्वेजेस आएंगी, दोज लैंग्वेजेस विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमें सिर्फ 14 लैंग्वेजेस जो थी उनको हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते थे कि हाँ ये लैंग्वेजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन मान्य करता है। आज वो लैंग्वेजेस जो है वो बढ़ के 22 हो गई, वो लैंग्वेजेस बढ़ के 22 हो गई। अब जब ये 22 हुई बढ़ के, तो उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हुई होंगी कि किस तरह से कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की जाएगी। तो वो लैंग्वेजेस में से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा ही एक मतलब एक बहस वाला टॉपिक रहता है, हमेशा ही एक न्यूज में रहता है टॉपिक। तो ये आपको याद करने जरूरी है। और इनके लिए थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स जो आपके सामने है। जो आपकी 4 अमेंडमेंट्स हुई थी मेन, आपकी जो फर्स्ट 3 अमेंडमेंट्स हैं उनमें लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। जो आपकी लास्ट अमेंडमेंट जो यहाँ लिखी है 96th अमेंडमेंट, उसमें क्या हुआ था, उसमें सिर्फ नाम चेंज हुआ था। जो आपकी उड़िया है उसको उड़िया कर दिया गया था, डी लगा दिया गया था, सिर्फ नाम चेंज हुआ था इस अमेंडमेंट के थ्रू। अब देखते हैं, इसको आप सीधा याद कर सकते हैं। 21, 71 एंड 92 3 अमेंडमेंट्स हुई हैं लैंग्वेज के केस में, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स आर नॉट कंसर्न विद द लैंग्वेजेस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको ये अमेंडमेंट्स याद होंगी तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। जो आपका 21st अमेंडमेंट थी उसमें एक लैंग्वेज जोड़ी गई जो थी सिंधी। जो आपकी 71st अमेंडमेंट थी उसमें 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई, जो है के, एम और एन। अब ये कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई। आपने सुना होगा जो एक डिग्री होती है BAMS, आपको क्या करना है, ए को निकालना और वहां पे डी लिख देना। तो आपकी ये ट्रिक बन गई BDMS। तो यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस और ऐड की गई। ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। अगर आपको याद हो तो संथल जो है एक ट्राइबल ग्रुप भी है। तो यहाँ पे ये लैंग्वेजेस ऐड की, तो हमारी टोटल लैंग्वेजेस जो हैं वो आज 22 लैंग्वेजेस हैं। अब ये तो हो गया जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, हमने थोड़ा सा रीडिंग बिटवीन द लाइंस भी करनी है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि क्या उर्दू हमारी लैंग्वेज को हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं, तो आपका जो जवाब होगा वो हो सकता है कि आपको लगे कि उर्दू तो हमारी लैंग्वेज है ही नहीं, तो हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बट नहीं, उर्दू को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो उसमें उर्दू वहां पे है। क्या हम संस्कृत को रिकॉग्नाइज करते हैं? संस्कृत को जी करते हैं। क्या हम पंजाबी को रिकॉग्नाइज करते हैं? यहीं से जो आपके कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हम पंजाबी को रिकॉग्नाइज करते हैं? जी करते हैं। क्या हम इंग्लिश को रिकॉग्नाइज करते हैं? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है? आपको लगेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी तो सारी की सारी जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सारी इंग्लिश में, डॉक्यूमेंट सारे इंग्लिश में, तो इंग्लिश को तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे। बट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये हुई आपकी लैंग्वेज की बात, जो कि है आपका 8th शेड्यूल। अब चलते हैं हमारे 9th शेड्यूल पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी बार डिस्कस हो चुका है कि उसके ऊपर कितने सारे केसेस बन गए। और उस पर रिसेंट केस जो था वो था IR कोएलो का केस था 2007 में। उन केसेस को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ इसकी एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि 9th शेड्यूल जो था वो क्यों आया था। देखिए 9th शेड्यूल अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हमारे 8 ही शेड्यूल थे, और जब हमारा 9th शेड्यूल आया वो आया था हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट से। कॉन्स्टिट्यूशन की पहली अमेंडमेंट हुई थी और वो इसीलिए की गई थी कि एक शेड्यूल जोड़ा जाएगा। पहली अमेंडमेंट से 2 चीजें आई थी, एक आया था आर्टिकल 31B और एक आया था आपका 9th शेड्यूल। ये 2 चीजें इससे आई थी, और ये दोनों ही चीजें जो थी वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। फर्स्ट अमेंडमेंट लाई इसलिए गई थी कि जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया 1950 में, उसके बाद बहुत सारे जो लैंड ओनर्स थे, मतलब जो जमींदार थे, सारी की सारी लैंड जो थी वो उनके पास थी, सारी की सारी लैंड उनके पास थी, बहुत ज्यादा लैंड उनके पास थी। तो क्या था कि सरकार जो है वो उस लैंड को गरीबों में बांटना चाहती थी। जैसे भूदान मूवमेंट भी आपने सुना होगा। तो उस टाइम पे लैंड का बहुत वो चक्कर था कि एक तो जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी,
अगर आपको याद होगा तो उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक फंडामेंटल राइट था, वो एक फंडामेंटल राइट था। तो इसीलिए किसी को भी आप लैंड रखने से रोक नहीं सकते थे। तो जब सरकार ने उनसे उनकी लैंड लेना शुरू किया तो वो सारे लैंड ओनर्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके पहुंच गए और उन्होंने बोला कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो हमसे छीना जा रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो तो मेरा फंडामेंटल राइट है, तो मुझसे क्यों छीना जा रहा है मेरी प्रॉपर्टी। तो उस टाइम पे फर्स्ट अमेंडमेंट की गई, क्योंकि अब सरकार को वो जमीन तो जो थी वो गरीबों में बांटनी भी थी, किसानों में बांटनी थी, ठीक। तो इसीलिए फर्स्ट अमेंडमेंट लाए। तो फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि आपका जो आर्टिकल 31B है, अगर आप देखें तो 12 से लेके 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है। तो 12 से लेके 35 के बीच में एक आर्टिकल डाला गया 31B और बोला गया कि 31B जो है इट विल सेव ऑल द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। क्या सेव करेगा? ऑल द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो भी 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे। वो कैसे सेव करेगा और किससे सेव करेगा? वो सेव करेगा फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स से। यानी अगर 9th शेड्यूल में कोई ऐसा एक्ट, ऐसा रेगुलेशन डाल दिया जाता है जो आपके फंडामेंटल राइट को छीन रहा हो, तब भी कोर्ट जो है उस लॉ को रिपील नहीं कर सकते, तब भी आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस लॉ को खारिज नहीं कर सकता। ये थी आपकी पहली अमेंडमेंट। अगर मैं एक बार फिर से समझाऊं तो 31B विल सेव ऑल द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो आपके 9th शेड्यूल में डाली जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और इससे क्या होगा कि कोर्ट्स जो है वो आपके उस मैटर में देख ही नहीं पाएंगे। कोर्ट्स जो है वो रिट भी, जो आपकी रिट्स होती हैं वो भी वो लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तभी लगती हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है वो आपसे छीना गया हो। तो इसीलिए कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस जो थी वो लाई गई। हालांकि जो आपका केस हुआ था 2007 में, जो आपका IR कोएलो केस जो हुआ था, उसने बोला था कि 1973 जहां पे केशवानंद भारती केस आता है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो घबराना नहीं है। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई थी तो 1973 के बाद जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशंस आपने 9th शेड्यूल में डाले हैं, दे आर ओपन फॉर द कोर्ट टू सी, दे आर ओपन फॉर कोर्ट। कोर्ट उसमें जो है आपकी देख सकता है कि कौन सा लॉ लागू हो सकता है, कौन सा लॉ गलत है, कौन सा लॉ सही है। तो ये सब चीजें आपकी 9th शेड्यूल में आती हैं। जब हमारा ये शेड्यूल आया था शुरू में, तो उस टाइम पे उसमें कुछ 13 सब्जेक्ट्स या 13 चीजें ही डाली गई थी और आज 250 से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं यही जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच या पार्लियामेंट या जुडिशरी के बीच आपकी टसल चलती रहती है, जिसमें उन्होंने इतने ज्यादा इसमें, मतलब अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो 280 समथिंग, आज तो बढ़ गई इससे भी ज्यादा, तो 280 से भी ज्यादा जो है आपकी चीजें जो है वो 9th शेड्यूल में डाली गई, ताकि जुडिशरी जो उनमें देख ना पाए, जुडिशरी उनमें देख ना पाए और वो एक्ट जो है वो सेव हो जाए। तो 9th शेड्यूल लाया गया था टू सेव सम एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। ये आपने चीज याद रखनी है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, क्योंकि ये पहले अमेंडमेंट से आया था। अब हम चलते हैं हमारे 10th शेड्यूल की तरफ। हमारा जो 10th शेड्यूल है ये है अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ये बात करता है जो आपके यूनियन पार्लियामेंट के मेंबर्स की बात भी करता है, और अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है और काउंसिल भी है तो उनकी भी बात करता है। इस पार्लियामेंट में लोकसभा भी आएगी, राज्यसभा भी आएगी, इन सबके डिस्क्वालिफिकेशन की ये बात करता है कि अगर कोई मेंबर है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे होगी। ये शेड्यूल जो था, ये आपका शेड्यूल ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट से। उस टाइम पे राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, यह बात आपकी 1985 की। तो उस टाइम पे उस गवर्नमेंट में हो क्या रहा था कि जो आपके पार्टी के मेंबर्स थे वो बहुत शफल करते थे बीच में, कि कब कौन सा बंदा पार्टी छोड़ के चला गया इस बात का पता नहीं चलता था। तो उसी चीज को रोकने के लिए और जो आपके मेंबर्स हैं उनमें लॉयल्टी ब्रीड करने के लिए एक लॉ लाया गया जिसको कि एंटी डिफेक्शन लॉ बोला गया। एंटी डिफेक्शन लॉ आप आए दिन न्यूज में सुनते रहते होंगे कि स्पीकर ने जो है एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया। तो ये वही एंटी डिफेक्शन लॉ है जहां किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है ऑन सर्टन कंडीशंस। तो वो कंडीशंस अगर मैच हो रही हैं तो स्पीकर के पास ये पावर है। अब याद रखिए ये पावर सिर्फ स्पीकर के पास है, ये पावर सिर्फ स्पीकर के पास है, ना कि डिप्टी स्पीकर के पास। हाँ, अगर आपका डिप्टी स्पीकर ही इज एक्टिंग एज ए स्पीकर तो वो भी कर सकता है, पर पावर सिर्फ चेयर के पास है, और चेयर कौन सी है? स्पीकर के पास। ठीक है, तो स्पीकर के पास ये पावर है कि वो उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है आपके हाउस से।
तो ये था आपका 10th शेड्यूल। जो आपके एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हमें ब्रीफ सा जानना है इसमें। फिर आता है हमारा 11th शेड्यूल। पंचायत के बारे में मैं पिछली वीडियोस में काफी बात कर चुका हूं, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना देखेंगे कि हमारा 11th जो शेड्यूल था वो हमारा 73rd अमेंडमेंट से आया था, और पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए, कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है, अब तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है अपने अपनी स्टेट्स में पंचायत बनाएंगे, वो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो वो 1992-93 के पास आपका आ गया था। तो 73rd अमेंडमेंट से 11th शेड्यूल डाला गया, और 74th अमेंडमेंट से आपका जो है लास्ट शेड्यूल जो है आपका वो डाला गया, जो कि है अबाउट दी म्युनिसिपैलिटीज। अब हमने देखा कि जो पंचायत है उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके 29, और जो आपकी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनमें आपको दिए गए हैं आपके सिर्फ 18 सब्जेक्ट्स, यानी पंचायत के पास ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो लेजिस्लेट कर सकता है, यानी लॉ बना सकता है। यहां तक हुई हमारी बात सारे के सारे आपके शेड्यूल्स की। अब सिर्फ 2 मिनट में हम ये देखेंगे कि इन सारे शेड्यूल्स को सीरीज वाइज याद कैसे करेंगे और वो ट्रिक कौन सी है। तो आइए उस ट्रिक को देखते हैं और फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि किस ट्रिक से हमने इन सारे शेड्यूल्स को याद करना है। एक बार आपने ये ट्रिक सीख ली, उसके बाद जो आपको कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखे थे, अगर आपको वो कीवर्ड्स हर शेड्यूल के साथ आपने याद कर लिए तो बिलीव मी आप शेड्यूल्स को कभी नहीं भूलेंगे। अब जो आपके शेड्यूल्स हैं उनका जो ट्रिक है वो देख लेते हैं। हमारी ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड टीएम। इतनी सिंपल ट्रिक है ना, बस ये आपको याद करना है, आपको 12 शेड्यूल्स जो है वो याद हो जाएंगे। अब इसका मीनिंग तो देख लें। मीनिंग है टी से आपका, हमने पढ़ा था पहला शेड्यूल जो था वो कौन सा था, टेरिटरी से रिलेट कर रहा था। यह आपका पहला शेड्यूल हमने पढ़ा, टेरिटरी किसकी, स्टेट्स की भी, और यूनियन टेरिटरीज जो है उनका भी क्या एक्सटेंट है, कहां तक वो है, उनका एरिया कितना है और उनकी पावर्स क्या क्या है, पहला शेड्यूल। दूसरा शेड्यूल जो था हमने पढ़ा, इट इज अबाउट दी इमोल्यूमेंट्स। ये है इमोल्यूमेंट्स के बारे में। अब ये इमोल्यूमेंट्स मतलब पेमेंट हो गया, जितना भी इस सब के बारे में हमने देखा किस किस की है। हमने देखा प्रेसिडेंट की है, गवर्नर की है, हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पे कैसे मिलती है, राज्यसभा के चेयरमैन की तरह। ठीक, तो यहाँ पे इमोल्यूमेंट्स आ जाती हैं, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स। अब एक ही बात, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है, इट इज नॉट द एलोकेशन ऑफ सीट्स। देखिए ये बस ये चीज आपको याद रखनी है, जो एलोकेशन ऑफ सीट्स वाला है वो यहाँ से आपको आर वाला, राज्यसभा वाला सीधा आ जाएगा आपको याद। ये जो है इट इज अबाउट द एफर्मेशन। एफर्मेशन माने यहाँ पे ओथ और एफर्मेशन की बात हो रही है, कौन कौन से लोग ओथ लेंगे और कौन कौन से नहीं लेंगे। यहाँ पे हमने देखा स्पीकर ओथ नहीं लेता, ना प्रेसिडेंट की बात यहाँ पे है, ना वाइस प्रेसिडेंट की बात यहाँ पे। यहाँ पे बात किसकी है, मिनिस्टर्स की बात है, आपके जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, आपके लोकसभा के, राज्यसभा के, इन सब मेंबर्स की भी बात है इस आपका शेड्यूल 3 है इसमें। अच्छा, अब जो आपका 4th शेड्यूल है, हमने देखा कि राज्यसभा जो है उसमें सीट्स का एलोकेशन किस तरह होगा। एलोकेशन माने कौन सी स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी, किस हिसाब से जो एलोकेशन होगा वो आपका 4th शेड्यूल में आता है, ये हमने देख लिया। उसके बाद आपका एस से हमने देखा था कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल एरिया ट्राइब की बात हुई थी, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो भी इसके बारे में जितना भी बात हमने की थी वो आ जाएगा आपका कौन से शेड्यूल में, 5th शेड्यूल। ठीक, तो यहां से ओ का मतलब अदर। अदर आपने याद रखना है, जो आपका शेड्यूल है सिर्फ यहीं से आपको याद हो जाएगा। जो आपने शेड्यूल एरिया की बात की उसके बाद अदर ट्राइबल एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने अदर ट्राइबल एरिया, और कौन कौन से एरिया की बात हमने की, एएम, टीएम, या फिर हमने देखा अमेतमी। ये भी ट्रिक आप लोग याद करके रख सकते हैं, जिसमें आपका मेघालय और मिजोरम आता है। ये होगी आपकी यहां तक की ट्रिक। और इसके बाद आपका एफ इज फॉर फेडरेशन। आप फेडरेशन याद रखेंगे। फेडरेशन माने यूनियन और स्टेट, और यूनियन और स्टेट से हमें एकदम से याद आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था, यूनियन और स्टेट की जो लिस्ट है उस बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ पावर्स। तो ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपका हो गया कौन सा शेड्यूल, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, आपको जरूरी नहीं है कि हर शेड्यूल बाय नेम और बाय नंबर याद हो। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप इसको आराम से
गिन भी सकते हैं। तो ये आपका हो गया 7th शेड्यूल। ठीक, तो यहाँ पे बचता है ओल्ड और यहाँ पे बचता है पीए। इसके बाद हमने देखा कि आपका फेडरेशन हो गया और ओ से आपका आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात कर लेंगे। हाँ, हमने देखा कितनी अमेंडमेंट्स थी, 4 अमेंडमेंट्स थी, 21, 71, 92 और 96। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं एल से क्या है। यहाँ पे इस एल से आ जाएगा लैंड रिफॉर्म्स। क्या आ जाएगा? लैंड रिफॉर्म्स। अब ये लैंड रिफॉर्म क्या है, जो हमने बात की थी कि लैंड में रिफॉर्म्स करने थे, कि जो जिनके पास लैंड नहीं थी उनको देनी थी, क्योंकि कुछ चंद लोगों के पास ही सारी लैंड थी। उस लैंड फॉर्म के लिए क्या लेके आए हम? 9th शेड्यूल लेके आए। हम 9th शेड्यूल लेके आए जिसमें 31B भी आया, और उससे हमने जो है राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से, जो कि बाद में रिपील किया गया, तो लैंड फॉर्म्स के लिए वाला शेड्यूल आपका आया, जो कि है आपका 9th शेड्यूल। ठीक, अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट वर्ड इज डी। तो डी से हमने देखा था डी इज फॉर डिफेक्शन, या फिर आप डिस्क्वालिफिकेशन की बात भी कर सकते हैं। डिफेक्शन या डिस्क्वालिफिकेशन, किसका डिस्क्वालिफिकेशन? आपके जो मेंबर्स हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन। और पी और एम तो सिंपल है, पी फॉर पंचायत, एम इज फॉर म्युनिसिपैलिटीज। ये रही आपकी ट्रिक। तो यहाँ पे हमारा शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शेड्यूल्स जो है होलिस्टिकली समझ आया होगा, उसकी बैक स्टोरी समझ आई होगी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलिए मत। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।